2 मार्च या 3 मार्च कब है होलिका दहन? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 2 मार्च अथवा 3 मार्च होलिका दहन कब करना चाहिए? आपने बहुत सारी वीडियोस को सुन लिया होगा और जान भी लिया होगा, किंतु इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या नया बताना चाहती हूँ, क्या नया कुछ नहीं बताना कुछ चाहते। मैं आपके मन में कोई नया संशय पैदा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार मैंने जो पंचांगों का अध्ययन किया या उनसे जाना, उन सभी का निचोड़ मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। अभी भी थोड़ी सेंसेबल बात मन में उठ रही है, 2 को या फिर 3 को क्या करें? देखिए, अपने अपने पंचांगों के अनुसार प्रत्येक ब्राह्मण अपनी वाणी को आपके सामने प्रस्तुत करता है, किंतु आज के समय में पंचांगों का अवलोकन कब रहता है? और अत्यधिक हमारा जो जीवन जुड़ गया है वह किससे? सोशल मीडिया से। तो सबसे ज़्यादा है जो सोशल मीडिया में लोग सबसे ज़्यादा अपने तीज त्योहारों को मानने लगे हैं। इसलिए कृपया अपने पंचांगों की ओर लौट आइए, अपने धर्मों की ओर, अपने व्रत त्योहारों की ओर लौट आइए। जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि 2 अथवा 3 मार्च कब करनी है होलिका दहन, ये मैं आपको शास्त्रोक्त प्रमाणों से बताऊंगी। साथ ही साथ होलिका दहन में हमने क्या क्या विशेष सामग्री अर्पित करनी चाहिए, और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, होलिका दहन में होने वाली राख का प्रयोग आप अपने निजी प्रयोग में कैसे ला सकते हैं, कैसे इसके तंत्र मंत्र साधना द्वारा आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं अथवा नहीं, कुछ जानकारियों में मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। इसलिए निवेदन करना चाहती हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा, और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी जरूर लगेगी, क्योंकि ये आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए रहेगी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि होलिका दहन कब रहता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में। और यहाँ पर मैं आपको 3 बातें स्पष्ट करना चाहती हूँ कि होलिका दहन यदि आप कर रहे हैं तो 3 संयोग होना अत्यंत अनिवार्य है, तभी वह होलिका दहन किया हुआ माना जाता है। और होलिका दहन वह 3 संयोग कौन से हैं? पहला तो है पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए, दूसरा भद्रा से मुक्ति होनी चाहिए, अर्थात वहाँ उस समय भद्रा काल नहीं होना चाहिए, और तीसरा प्रदोष काल का समय व्याप्त होना चाहिए होलिका दहन के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जानिए कि 2 अथवा 3 मार्च को पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो रही है या नहीं। यहाँ पर जानकारी के अनुसार जो शास्त्र कहता है कि प्रदोष व्यापिनी ग्राह्य पूर्णिमा फाल्गुनी तथा पूर्णिमा तिथि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्यापिनी हो। किसके साथ हो? पूर्णिमा तिथि के साथ हो। अब यहाँ पर आप देखिए कि पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ है कब हो रहा है? पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ है? 2 मार्च को वह होने जा रही है, और 2 मार्च को शाम को 5:55 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, और 3 मार्च सन 2026 शाम को 5:07 में पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ से एक बात तो आप स्पष्ट जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पूर्णिमा तिथि जो पूर्ण रूप प्राप्त हो रही है वह 2 मार्च को प्राप्त हो रही है। और शास्त्र का संकेत है, यदि 2 दिन पूर्णिमा हो लेकिन अगले दिन यदि पूर्ण प्रदोष व्यापनीय तिथि प्राप्त ना हो, तो आप पहले ही दिन आपको पूर्णिमा तिथि में होलिका दहन करना चाहिए, यानी कि 2 मार्च को। यह बात तो है, आपको स्पष्ट हो गया। अब दूसरी बात आती है भद्रा मुक्त, कि उस समय भद्रा काल नहीं होना चाहिए। आपने यदि होलिका दहन करना है तो भद्रा नहीं होनी चाहिए उस समय। और ध्यान रखिए कि 2 पूर्णिमाएं ऐसी हैं जिसमें भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी, तथा एक तो श्रावण के महीने में जब रक्षाबंधन आती है, और दूसरा फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष में होलिका। इन दोनों तिथियों में भद्रा में कोई भी शुभाद या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ स्पष्ट बता दूं कि 2 मार्च को पूर्णिमा में भद्रा का साया प्रारंभ हो जाएगा। अब ऐसे में सिंह राशि में भद्रा का प्रवेश रहेगा, और सिंह राशि की भद्रा पृथ्वी पर रहती है, तो भूलोक पर रहती है, जो अशुभ फलदायिनी होती है। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक आपको होलिका दहन करना चाहिए। इसलिए भद्रा में होलिका दहन कार्य नहीं किया जा सकता। शास्त्र कहता है तो यदि होलिका दहन करना भी पड़े और भद्रा हो तो बोले
भद्रामुखम त्यक्त्वा पूज्या होला निशामुखे, अर्थात कि होलिका दहन होलिका पुच्छ में करे तो शुभ है, लेकिन होलिका दहन भद्रामुख में नहीं करनी चाहिए। और बुद्रामुख हो और भद्रापुच्छ हो, ये दोनों रात्रि भर व्याप्त रहेंगी। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो शास्त्र कहता है प्रदोष काल का प्रयोग करना चाहिए। सा प्रदोष व्यापिनी भद्रा रहित ग्राह्या, प्रदोष में भद्रा रहित पूर्णिमा तिथि को ग्रहण करते हुए ही आपको होलिका दहन करना चाहिए। अब होलिका दहन के विषय में हमने यह तो समझ लिया कि ये नियम है, लेकिन अब हम होलिका दहन करें तो कब करें? देखिए, दो परिस्थितियाँ हैं। आप अपने पंचांग अनुसार प्रयोग में लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले तो जो भद्रा पुच्छ है उसका आपने अनुसरण करना चाहिए, अर्थात आप रात्रि के 1:27 से लेकर 2:40 के मध्य में भद्रा पुच्छ में रहेगी, तो आप उसमें होलिका दहन कर सकते हैं। लेकिन मैं पंचांगों में पढ़ रही थी, 4 पंचांगों को मैंने अवलोकन किया, उसमें यहाँ पर लिखा है कि भद्रामुख मात्रम त्यक्त्वा भद्रायामेव होलिका दीपनम, अर्थात कि जो आप होलिका दीपन में केवल भद्रामुख का त्याग करके जिस क्षण आपको प्रदोषकालीन वेला में शुभ मुहूर्त प्राप्त हो जाए, आप उसी में होलिका दहन कर सकते हैं। तो पंचांग में लिखा है कि संध्या काल के समय 6:09 से लेकर 8:40 के मध्य में आपको अवश्य में भी बड़ी शांति के साथ होलिका दहन कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ये तो सिर्फ पंचांग बोल रहे हैं। और आप किनके सुन सकते हैं? जो पंचांग करता है उसकी सुनिए। आपके लिए गूगल क्या कहता है, आपके लिए अन्य कोई और साधन किस दिन बता रहे हैं, वह ना देखकर आप पंचांग का ही अवलोकन करें, उसका अनुसरण करें। आप अपनी होलिका दहन को करें क्योंकि यह बहुत ही विशेष मानी जाती है। आपने अपने लिए भी और राज्य के लिए भी और हमारे देश के लिए भी। इसलिए होलिका दहन या तो रात्रि के मुहूर्त में 1:27 से लेकर 2:40 का है। दूसरा, आप प्रदोष में भी यदि करें तो यह शुभ माना जाता है। तो प्रदोष में ना भद्रा पुच्छ का ना भद्रा मुख का आप कोई भी मान ना रखते हुए केवल 6:09 से लेकर 8:40 प्रदोषकालीन बेला में होलिका दहन कार्य सिद्ध कर सकते हैं। तो ये पंचांगों का स्पष्टीकरण है। तो 2 मार्च को ही आपने क्या करना चाहिए? होलिका दहन करना चाहिए। और 4 तारीख को रंगों वाली होली है जो आप खेल सकते हैं या आपको खेलनी चाहिए, क्योंकि 3 तारीख को चंद्र ग्रहण का प्रभाव है, सूतक का प्रभाव है उस दिन, और रात्रि को शाम को 6:30 के बाद सूतक समाप्त हो जाएगा। तो होलिका का आनंद आप होलिका शाम को ले सकते हैं। और 4 तारीख को ही आपने रंगों वाली होली खेलनी है अपने परिवारजनों के साथ, भाई बंधुओं के साथ, क्योंकि 3 तारीख का तो आपको पता ही है चंद्र ग्रहण है। इसलिए प्रातःकालीन वेला में होली का आनंद लिया जा सकता है। आपको होली पर इसलिए होली करनी चाहिए 4 मार्च को। तो यहाँ पर यह बात तो स्पष्टीकरण हो गई, लेकिन हम होलिका दहन में किन किन वस्तुओं को अर्पित कर सकते हैं? तो आप देखिए, आप गोबर के बड़े बड़े जो उपले कंठे बने होते हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास यदि आप किसान हो तो आपके पास नई नई फसलें होंगी, अन्न होगा, जैसे गेहूँ, चने की जो बालियाँ आजकल होती ना, चने की हरी बालियाँ जिसे कहते हैं, आप उनको भी अर्पित कर सकते हैं। सूखा नारियल आप अर्पित कर सकते हैं। मिष्ठान, पतासे या कुछ शुद्ध मिठाइयाँ जो आपने अपने घर में बनाई हों, आप इनको अर्पित कर सकते हैं। शुद्ध सामग्री, काले तिल, पीली सरसों, हवन सामग्री इत्यादि भी आप अर्पित कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कपूर, लौंग इत्यादि इलायची का प्रयोग भी आप होलिका दहन में कर सकते हैं, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। और विशेष संविधाएं हैं, लकड़ियाँ जिनका प्रयोग आप अपनी निजी गृह शांति के लिए भी कर सकते हैं। कुछ विशेष जड़ी बूटियाँ हैं जो आप अर्पित कर सकते हैं होलिका दहन में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। तो आपको आने वाली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी। साथ क्या होलिका दहन की राख का प्रयोग भी हम कर सकते हैं तंत्र मंत्र साधना के लिए, या आपकी जो कोई भी इच्छा काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है तो होलिका दहन के समय आप उसे पूर्ण कर सकते हैं। अब अंत में मैं इतना ही कहूँगी
कि आप अपने परिवारजनों के साथ सभी सुखमय होलिका दहन पूर्ण करें। आप सबको हैप्पी होली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए हैप्पी होली। आप सभी को होली मुबारक हो। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।